चिंता होगी दूर। ये महत्वपूर्ण सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं ये राजस्थान उदयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने हिलते हुए अस्तित्व को मजबूत आधार देने के लिए 3 दिनों तक महत्वपूर्ण चिंतन किया है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि चिंतन से क्या चिंता होगी दूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ हम आज आपके बीच हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा संशय में रही है। लगातार कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने इस देश पर दशकों तक राज किया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी का हाल ये हो गया है कि वो महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। उसे क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और इसीलिए इस दिशा में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कोशिश की गई कि चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंकी जाए और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कदम में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि एक परिवार एक टिकट की परंपरा की शुरुआत होगी। हां, दूसरे के लिए सोचा जा सकता है अगर वो लगातार 5 सालों तक सक्रिय है, यानी कुल मिलाकर अगर 2024 में आपको राहुल गांधी नजर आएंगे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के लिए भी एक रास्ता खोल दिया गया है। एक परिवार एक टिकट की बात तो हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केवल ऐसा कदम उठाने से या यूथ को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कर लेने से कांग्रेस का अस्तित्व मजबूत हो जाएगा या फिर कांग्रेस को परिवारवाद की कड़ी से बाहर निकालने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के रूप में, फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में एक नए चेहरे की जरूरत है। ये तमाम सवाल चिंतन शिविर के दौरान भी उठ रहे थे और चिंतन शिविर के बाद भी उठ रहे हैं और आज इन्हीं सवालों पर हम एक बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में विशेष अतिथि जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं कि 3 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस ने आखिर वो कौन से कदम उठाए हैं जिनके आधार पर वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोकती नजर आएगी। रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का रविवार आखिरी दिन रहा। राहुल गांधी ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में सबको बोलने का अधिकार है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। इसके लिए राहुल ने उत्तराखंड के नेता यशपाल आर्य का उदाहरण दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यशपाल आर्य ने मुझे बताया कि एक दलित के रूप में उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं थी और उन्हें बीजेपी में अपमानित किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि हम पर हर दिन हमला किया जाता है क्योंकि हम अपनी पार्टी में बातचीत की अनुमति देते हैं। हमें अपने को भी देखने की जरूरत है, पार्टी के आंतरिक मसले पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। इसके बाद कांग्रेस चिंतन शिविर में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को लेकर गहरी चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता 2 अलग-अलग धुरियों पर खड़े नजर आए। कांग्रेस के कई सदस्य, खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर नरम रुख अपनाने की वकालत की और कहा कि पार्टी को धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये अलग थलग ना दिखे। दूसरी तरफ कई वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ जुड़े रहना चाहिए और बीजेपी की राह पर चलकर उसे पीछे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बड़े
बड़े कदम उठाए गए हैं। ईवीएम बैन कर दिया जाएगा, 50% यूथ को इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा, एक परिवार एक टिकट की संकल्पना की गई है। लेकिन इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उठाते रहे हैं, जिनकी वजह से, जिस असंतोष की वजह से G23 बना कि पार्टी को परिवारवाद से कब बाहर निकालेंगे, इस पर क्यों नहीं चिंतन हुआ, इस पर क्यों नहीं मंथन हुआ, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है, पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपके सामने भी हैं। स्वागत करती हूं। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जी। बहुत बहुत स्वागत ज्योति जी आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अमित गोयल जी। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट शैलेंद्र दुबे जी भी इस पैनल का हिस्सा है। बहुत स्वागत शैलेंद्र जी। और उदयपुर से हमारे साथ विशेष रूप से मेरे सहयोगी आलोक झा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 3 दिनों तक इस चिंतन शिविर को कवर किया है। आपका भी बहुत स्वागत आलोक, क्योंकि आप भी वहां पर डटे हुए थे। और पहला और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ही करूंगी और फिर मैं गेस्ट की तरफ जाऊंगी कि ये 3 दिनों का चिंतन शिविर था, ये 3 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण थे। और इन 3 दिनों में जो परिस्थितियां बनी, पहले कपिल सिब्बल की नाराजगी, फिर सुनील जाखड़ साहब का गुड बाय कह देना, फिर इसके बाद चिंतन शिविर था तो कांग्रेस के लिए, लेकिन आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाना, फिर G23 के कुछ नेताओं की तरफ से यह कह देना कि पहले परिवारवाद से पार्टी को बाहर निकाला जाए, इस पर चिंतन नहीं होना। क्या वाकई इस चिंतन शिविर को संपूर्ण चिंतन शिविर माना जाए? क्योंकि 2013 में मुझे याद है उदयपुर ही था, चिंतन शिविर हुआ था, लेकिन 2014 से क्या आलम है ये सब देख रहे हैं। आलोक। देखिए लावनी, अगर इस चिंतन शिविर की बात करें तो निश्चित रूप से चिंतन शिविर का आयोजन इसलिए हुआ था कि किस तरह से कांग्रेस में जान फूका जाए, किस तरह से कांग्रेस को फिर से जो है एक तरह से एक्टिव मोड में लाया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में भारी असंतोष था, भले ही मीडिया के सामने या फिर जो है चिंतन शिविर में अपनी बात नहीं बोल पाए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं से मेरी बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिल जाता, यानी कि अगर आपके बारात में दूल्हा ही नहीं है तो फिर आप जो है नाच के क्या करेंगे। निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल जो है वो सभी नेताओं का कांग्रेस के आला कमान से था। और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आचार्य प्रमोद ने ये मुद्दा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने भी उठाया था कि अगर आप राहुल गांधी जो है अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि कांग्रेस को अभी एक अध्यक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है। और G23 के नेताओं का भी अगर आप देखें तो यही मांग थी कि एक अध्यक्ष बनाया जाए। तो उस पर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने प्रमोद कृष्णन से कहा कि ये जो चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है ये कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नहीं हुआ है, और जो कांग्रेस बता रही है कि अगस्त में अध्यक्ष पद का चुनाव है और उसके बाद जो है उस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाएगा। और जो सोर्सेज हमारे अभी से बता रहे हैं कि CWC के सभी मेंबर और कांग्रेस के सभी महासचिव ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। और कई मौकों पर अगर आप देखें, चाहे वो गुजरात में राहुल गांधी का संबोधन हो या दूसरे जगहों पे, राहुल गांधी भी लगभग ये कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो कबूल होगा। तो एक तरह से अगर आप देखें, क्योंकि आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने सब कुछ बताया कि इस चिंतन शिविर में जो कमेटियां बनी उस कमेटियों का क्या एक तरह से निष्कर्ष निकला। और उसके बाद राहुल गांधी ने अपने स्पीच में कहा कि हम जो है कांग्रेसी संघर्ष करना जानते हैं। और इससे पहले ओपनिंग रिमार्क में यानी चिंतन शिविर के शुरुआत में सोनिया गांधी ने कहा था कि अभी पार्टी को जरूरत है नेताओं की, और सभी नेता जो है वो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करे। पार्टी ने बहुत कुछ जो है वो इन नेताओं का दिया है। मैं आती हूँ आलोक अब आपके पास, मैं ज्योति के पास अब जाना चाहूंगी, ज्योति खंडेलवाल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेगी। ज्योति जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ लावनी जी। जी ज्योति जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था, क्योंकि जैसा कि अभी आलोक बता रहे थे कि चिंतन शिविर का मतलब ही यही होता है कि पार्टी को मजबूती आप लोग कैसे देंगे, और मजबूती के लिए जरूरी है कि एक कुशल नेतृत्व जो कि फुल टाइम वहां पर मौजूद रहे। क्या इस पर चिंतन होना जरूरी नहीं था? और जो चिंतन शिविर हुआ है उसमें जो कुछ भी रिमार्क सामने आए हैं, क्या इससे चिंतन शिविर की सार्थकता को आप सफल मानती हैं?
ज्योति जी। देखिए लावणी जी, पहली बात तो चिंतन शिविर में जो हमारी 6 कमेटियां बनाई गई थी, उन 6 कमेटी की, चाहे वो आर्थिक के लिए आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक समन्वयता को लेकर के हो, हर चीज को लेकर के चिंतन किया गया है। जहां तक आप अध्यक्ष की चुनाव की बात अगर आप करते हैं तो उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी हमारी चल रही है। जो हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार जो एक प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया चल रही है और वो सितंबर तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और निश्चित रूप से जो अध्यक्ष का चुनाव है वो वहां पर हो जाएगा। जहां तक बार बार बात आती है कि पार्टी ने यहाँ पर पूरी तरीके से, मुझे तो लावनी जी जो बात आप लोग कहते हैं अपने चैनल पर भी कि आपका चैनल राष्ट्रहित के लिए है, उसी तरीके का आपको कोई चिंतन शिविर भी दिखाई देगा जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा गया है। जहां इतनी वैमनस्यता, इतना द्वेष फैलाने की बात की गई है, वहां पर इस चिंतन शिविर में भारत जोड़ो की बात की गई है। परस्पर एक दूसरे के साथ एक सौहार्द की भावना हो, एक समन्वय की भावना हो, इस बात को रखा गया है। पार्टी के लोगों को तो जोड़ लीजिए। पार्टी के लोग, वरिष्ठ नेता तो आपको गुड बाय कह के चले जा रहे हैं। आप भारत को तब जोड़ेंगे ना जब अपने पार्टी के लोगों को जोड़ेंगे। आपने हमसे पूछा, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं तो राष्ट्र को एक मजबूत आधार आपकी भी देने की जिम्मेदारी है ना, तो पार्टी के लोगों को तो पहले जोड़ लीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। और जहां तक राष्ट्र तो क्या हमारे आपके लिए सर्वोपरि है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमेशा से सर्वोपरि रहा है। क्योंकि अगर आजादी से लेकर के और भारत के निर्माण की अगर बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का, उनको जोड़ने की जहां तक बात है, तो वो भी आप इस चिंतन शिविर में आपको दिखाई देगा। इस चिंतन शिविर में बात की गई है कि जितने भी रिक्त पद संगठन के हैं वो सब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उन सब पदों को भर लिया जाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो आप मेरे सवाल का मतलब नहीं समझ पाएंगे। मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पाई हैं, या तो समझ के भी आप ना समझी कर रही हैं। मेरा सवाल कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कर रहे हैं ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन सवाल ये था कि सुनील जाखड़ को क्यों गुड बाय कहना पड़ा, कपिल सिब्बल वहां नहीं पहुंचते, उनकी नाराजगी हम देखते हैं। आज आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे चेहरे नहीं है, ये भी तो देखना होगा। पोस्टर से आपने सचिन पायलट को दूर कर दिया। यहां पर तो G23 के नेता लगातार आप पर सवाल खड़े करते रहे हैं। आपकी ये हंसी, ऐसी ही हंसी दरअसल मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ले डूब रही है। बिल्कुल नहीं लावनी जी, बल्कि मैं यूं कहना चाहूंगी कि ठीक है, जो नेता अगर छोड़ के, तो ऐसे तो बीजेपी में बहुत कुछ होता है कि लोग नेता छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, बहुत सारी पार्टियों में होता है। जो रहना चाहता है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है, वो पार्टी के लिए लगातार काम करता रहता है, करता है, और वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में करता है। आपने बोला कि आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे पार्टी से, मैं उस बात का जवाब देती हूँ, तो भी आप अपने डायरेक्शन को आप चेंज कर रही हैं। मैं आपके सवाल के डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रही हूँ। मैं आपने कहा कि आप पहले मैंने बोला भारत जोड़ो की हमने बात की, आप बोलते नहीं आप पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, हमने उस बारे में भी बात की। हमने ये बात भी की कि युवाओं की भागीदारी 50% होगी। युवा जो है वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक जो हमको पार्टी, जो जनता से जो हमको इनपुट चाहिए, उसके लिए पार्टी में एक कि जनता की समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं, जनता की सोच में, जनता की मांग में बदलाव होते हैं। उस विषय पे हम चर्चा करने के लिए हमने अलग से अपना एक विभाग बनाने की बात की। तो हम जनता के साथ कनेक्ट होने की भी बात करते हैं। जो भारत की जो आत्मा है, जहां समरसता का भाव है, संभाव का भाव है, हम उस विचारधारा के साथ आगे चलने की बात करते हैं। जहां तक लोकतंत्र में आप बोल रहे हैं कि आज पार्टी के पास सीट्स नहीं है, लोकतंत्र की यही खूबी है, कभी किसी पार्टी को सीट्स मिलती है, कभी नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो उस समय आत्मचिंतन के साथ कैसे जनता के साथ कनेक्ट हुआ जाता है, इस बारे में पार्टी को चिंतन करना चाहिए। वही चिंतन जो है, चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने 2013 का भी जिक्र किया था। 2013 में भी आप लोग ने चिंतन किया था, 2014 से क्या हालात है ये देखते आ रहे हैं। हमारे साथ अमित गोयल साहब भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जरा अब उनका पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि इस चिंतन शिविर में सबसे बड़ी चिंता तो यही थी कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कैसे खड़े होना है। लोकसभा चुनाव 2024 आना है, लेकिन अमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी देखिए, मैंने ज्योति जी से पूछा कि लोगों को जोड़ने का मतलब, उन्होंने बता दिया कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि किस, जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं, उनसे, उनके लिए कौन कौन से हथियार तैयार करने। आपको लग रहा है कि चिंतन शिविर में जो चिंता की गई उससे अब कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना। देखिए लावनी जी, ये जब चिंतन शिविर शुरू हुआ, आपके चैनल पर ये पहली डिबेट है, लगातार राजस्थान में 3 दिन से डिबेट चल रही है, और हमारा एक ही
बात कहनी है कि इस चिंतन शिविर का अंत वही होगा, ढाक के 3 बात। कुल मिला के कहानी ये है, कांग्रेस परिवार की गुलामी से, गांधी परिवार की गुलामी से कांग्रेस पार्टी कैसे मुक्त होगी, चिंतन तो इस पर करने की आवश्यकता थी। एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी पुरानी पार्टी का उपाध्यक्ष बना, सर्वे सर्वा बना, जिसकी माताजी इस पार्टी के अध्यक्ष है और लगातार हारने का एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के सभी नेता एक बात 10 जनपद के सामने खड़े होकर कहने को फिर से तैयार हो रहे हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कुल मिला के विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास न नीति बची है, न नीयत बची है। इनके पास, कांग्रेस जनों के पास अगर कोई एक रास्ता है या एक इनका ध्येय है, वो है गांधी परिवार की गुलामी। और जब तक गांधी परिवार की गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, तब तक ये देश और राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। और बात देश जोड़ने की नहीं है। अरे आपने बहुत अच्छी बात कही इनको कि आप पहले अपनी पार्टी को तो जोड़िए। राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया, सबको पता है, उन्होंने बहुत मेहनत भी की, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से युवा नेतृत्व को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बदलते हैं अमित जी, पता नहीं किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और किसको मुख्यमंत्री बना देते हैं चुनाव। ज्योति जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी बीच में नहीं बोलो। ज्योति जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपेक्षा करूंगा आप भी नहीं बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी जब राजस्थान में 3.5 साल बाद में आए, तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए था कि 3.5 साल पहले जब वो राजस्थान में आए थे और उन्होंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार बनने के बाद में राजस्थान के सभी किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। आज 3.5 साल बाद राजस्थान में आए, तो उसके बावजूद भी आज वो 3.5 साल बाद में भी आज वे बोल नहीं पा रहे हैं कि राजस्थान के किसानों के कर्जे का क्या हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के युवाओं को 3500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस पर न राहुल गांधी कुछ बोले, न सोनिया गांधी कुछ बोली। ठीक है, प्रियंका गांधी, कुल मिलाकर देखिए, मैं अपनी बात जल्दी से प्रियंका गांधी जी कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में 7 महिलाओं के रोज बलात्कार हो रहे हैं, प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सेलेक्टिव राजनीति, ठीक है, मेरा ठीक है सर, मैं आती हूँ क्योंकि हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक फर्स्ट रिमार्क ले लेती हूँ। शैलेंद्र दुबे जी, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम चिंतन शिविर की बात करते हैं, तो इस बार ये एक्सपेक्टेड था कि इस चिंतन शिविर में कम से कम फुल टाइम एक प्रेसिडेंट की पर तो चिंता जरूर जाहिर करेंगे लोग, और चिंतन होगा और फुल टाइम प्रेसिडेंट को लेकर जरूर कुछ मिलेगा सामने, हमारे पास कुछ नतीजा सामने आएगा, बट आया नहीं। फिर भी ये कॉम्पिटिशन उससे हो रहा है, उस पार्टी से हो रहा है जिसका लीडरशिप जिनकी नरेंद्र मोदी के हाथों में, जो 365 डेज बिना सोए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में सिर्फ ये कह देना कि अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, ये तमाम बातें करके क्या वाकई अपनी चिंता दूर कर पाएगी कांग्रेस? क्या वाकई इन मुद्दों को उठाकर एक बार फिर से कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? चिंतन शिविर को पूरा माना जाए? शैलेंद्र दुबे जी, मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है, लेकिन विडंबना यह है कि जब आप लगातार चुनाव दर चुनाव हारते हैं और हारने के बाद भी यदि आप अपनी कमियों पर विचार नहीं करते, आत्मावलोकन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब जिस तरह से ये विषय आया कि मई 2019 में जो है आम चुनाव होते हैं, और उसके बाद तब से लेकर 3 वर्ष का समय लगभग व्यतीत हो चुका है। कांग्रेस आज भी सबसे विपक्ष में सबसे बड़ा दल है देश के अंदर, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो क्या कांग्रेस को 3 वर्ष गुजर चुके हैं, क्या अभी तक आपको फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए? देखिए, किसी भी संगठन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले 4 का पे बात मैं करूंगा। सबसे पहले जो है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता जब तक आपके पास जो है नहीं होंगे पर्याप्त संख्या में, आपके कार्यक्रम, दूसरा का कार्यक्रम, तीसरा का कार्यालय, चौथा का कोष, तो कार्यक्रम ले जाने वाले कौन होंगे आपके बूथ स्तर तक? कार्यकर्ता ही होंगे। तो कार्यकर्ता जो है, आप जब तक आपसे जो है नहीं जुड़ते हैं पर्याप्त संख्या में, वो आपके प्रचार प्रसार और जिस दिन मतदान होता है उस दिन आपके साथ अगर कार्यकर्ता नहीं खड़ा है, तो आपके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। आप चाहे जितना कह लें अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए,
लेकिन आपको धरातल पर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता को जोड़ना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आजादी के बाद तब परिस्थितियां अलग थी, तब की जनसंख्या अलग थी। आज जो है जनसंख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया है। आज समय के अनुसार जो है तमाम टेक्नोलॉजी में अपडेशन हुआ है, तो किसी भी समय की किसी दूसरे समय से रिलेवेंटली तुलना आप नहीं कर सकते। तब की चुनौतियां दूसरी थी। तब जो है वोटिंग का जो पैटर्न था, आजादी के बाद जो इमीडिएटली जब विभाजन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि आम जन के बीच में कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट था और वही आधार था चुनने का। और न तब जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दल होते थे देश के अंदर। तो आज जो परिस्थिति जो बदली हुई है, उसमें आपको मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस की अगर मैं खासकर बात करूं तो आपको यह देखना है कि आपका राइवल कौन है। बिना किसी संकोच के लाख लपेट के भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा कि पहले तो आप तय कर लीजिए कि आपके सामने कंपटीशन में कौन है। जब आप उस चीज को समझ लेंगे तो शायद रिवाइव करना इजी हो जाएगा। लेकिन लेट मी कंप्लीट जी, और जल्दी से जी। हाँ शालिन जी प्लीज कंटिन्यू जल्दी से। हाँ, दूसरा एक ये है कि अभी हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पंजाब में कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना थी, और उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको उत्तराखंड में भी इनके जीतने की संभावना थी। लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों से दोनों राज्य जीते हुए राज्य इन्होंने गंवाए। अब आज वही स्थिति कमोबेश आपकी तो राजस्थान में पैदा हो गई है। से सीखने की जरूरत है आलोक, सबसे महत्वपूर्ण गलतियों से सीखने की जरूरत। यही बात तो G23 के लीडर्स भी कहते आए हैं कि ठीक है गलती एक बार हुई, दो बार हुई, लेकिन बार बार की गई गलती को गलती नहीं माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। और आज भी यही परिस्थिति सामने आ रही है। और इसी वजह से जो सीनियर लीडर्स हैं ना, तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 50% यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ तो यूथ भी छूटते चले गए हैं। सचिन पायलट की नाराजगी हम देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति है वहां पर भी हम देख रहे हैं भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सहदेव चल रहा है, वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस के लिए जो चिंता का सबब है अपने आप को रिवाइव करने का, उसके लिए चिंतन शिविर में भी आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचा गया, ये आप मानते हैं? पॉइंट्स की बात करें, जो पॉइंट्स राहुल गांधी ने अपने समापन भाषण में जो गिनाए, निश्चित रूप से उस पॉइंट्स को देखकर ये लगता है, उस पॉइंट्स को सुनकर ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने रिवाइव की रणनीति बना ली है। लेकिन जो रणनीति बनी है अगर आप देखें, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के अंदर ही असंतोष है और कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे नेता से भिड़े रहते हैं, और यही चिंता जो है राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में जाहिर की। अब कांग्रेस को कहा किस तरह से रिवाइव करना है, अगर आप देखें जिस तरह से अध्यक्ष को लेकर बातचीत हो रही है, अभी कांग्रेस ने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ही अध्यक्ष होंगे। क्योंकि अगर आप देखें समापन जो हो रहा था इस चिंतन शिविर का, उसमें सबसे ज्यादा लंबा भाषण जो है वो राहुल गांधी ने दिया। सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाद आई, और सोनिया गांधी लगभग 5-6 मिनट का उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है 2 अक्टूबर से अब पदयात्रा करेगी, जनता के बीच जाएगी। और खुद राहुल गांधी ने जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी ये माना कि जो संवाद कांग्रेस का जनता तक होता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें चूक गई है। और ये संवाद होगा कब? ये संवाद तब होगा जब कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच एक जो है पुल बनेगा, और इसको लेकर संगठन में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। राहुल गांधी ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ने यह एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस में अब आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तो एक तरह से अगर आप इस चिंतन शिविर का निचोड़ देखें तो भले ही 6 समितियों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने अपना डाटा पेश किया हो कि वो मोदी सरकार को कैसे घेरेंगी और कांग्रेस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल यही आता है कि 3 दिनों का चिंतन शिविर अब खत्म हो गया है, और इसके मंथन को कितना कांग्रेस पार्टी के अंदर रखा जाएगा और उसके नेता कितना ग्रहण करेंगे किया जाएगा, यही महत्वपूर्ण है। ज्योति जी, मैंने पहले इसीलिए कहा कि 2013 में भी चिंतन शिविर हुआ था, और ये वही उदयपुर है जहां पर वो चिंतन शिविर हुआ था। बहुत सारी रूपरेखाएं आप लोगों ने बनाई थी, लेकिन मैडम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और हालात क्या हुए आप खुद देख रही हैं। तो अभी जो जितनी बातें, जितने पॉइंट्स पर बात हो रही है, उसमें सबसे बारंबार एक पॉइंट आता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले परिवारवाद से बाहर निकालिए। आपने कहा कि
कांग्रेस पार्टी का संविधान है और संविधान से इलेक्शन होगा, तो संविधान क्या कहता है कि एक पार्टी एक परिवार के चेहरे को निर्विरोध चुनते जाओ, और जो अगर दूसरा कोई खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके लिए परेशानियों का भंडार खड़ा कर दिया जाए। ये बात मेरी नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, खुद आपके अंदर के ही नेताओं ने ये शब्द कहे हैं। लावनी जी, पहली बात तो ये है कि पिछला जो चिंतन शिविर हुआ था वो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ थी, और वो जयपुर में वो शिविर हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला था। राजस्थान में हुआ था ना, बार-बार राजस्थान में हुआ था ना। चलिए उसके बाद एक मिनट लावनी जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर आप बीजेपी का अडवाणी जी को उठा के देखिए, पता नहीं कितनी रथ यात्राएं उन्होंने निकाली, कितना कुछ उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, नहीं जीत पाई। पार्टी का लोकतंत्र में जीत और हार बहुत अलग चीज होती है। और जहां तक आप बार बार परिवारवाद की बात करती है कि संविधान के हिसाब से तो अध्यक्ष जो है वो हमेशा गांधी परिवार से नहीं रहे हैं, हमेशा अध्यक्ष जो है वो अलग अलग होते रहे हैं। जिस समय पार्टी को जो मजबूत लीडरशिप लगती है उसके अनुसार कार्यकर्ता, शैलेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मजबूत वाली बात होती है। और इस चिंतन शिविर में पार्टी की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना समर्पण, की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका कैसे तय की जाए, उन्हें पार्टी में स्थान कैसे मिले, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे पारितोषिक कैसे मिले, वो कैसे आगे बढ़े, बोर्ड में, नियुक्तियों में, विधानसभा चुनावों में यूथ की कैसे भूमिका हो, पार्टी के कार्यकर्ता जो खाली पद पड़े हुए रहते हैं। सवाल ये है कैसे हो, ठीक है, तो कैसे हो यही बता दीजिए ना, यही तो मेरा सवाल था। आप मेरे सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। आपने कहा ना भूमिका कैसी हो, तो कैसी हो को आकार आपने दे दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं में अभी भी असंतोष नजर आ रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, कह रही हूँ कि आपके सीनियर लीडर्स में अभी भी असंतोष नजर आ रहा है, आपके यूथ फेसेस हैं उनमें अभी असंतोष नजर आ रहा है, तो कहां से आपने असंतोष दूर कर दिया? अमित गोयल जी और ज्योति जी को जरा आमने सामने लेकर आइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसी पार्टी जिसके देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिसका परचम फहराता था कोई जमाने में, 425 लोकसभा सीटें जिस पार्टी की हुआ करती थी, पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वो लोकसभा में नेता विपक्ष भी नहीं बना पा रही है। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कारण क्या है कि राहुल गांधी जी को लॉन्च करना है, युवा नेतृत्व अगर दूसरा को उभरेगा तो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए जतिन प्रसाद हो, माधवराव सिंधिया हो, मुरली देवड़ा हो, और अब राजस्थान सचिन पायलट की क्या स्थिति है आपको पता है। इस मीटिंग से पहले भी सचिन पायलट के जो भी उदयपुर में होल्डिंग्स लगे थे वो राज्य सरकार के निर्देश पर उतरा दिए गए या फाड़ दिए गए। कुल मिला के हमारे राजस्थान की पोजीशन तो यह है, लावनी जी, पिछले 4 साल लगभग होने वाले हैं, सरकार में 3.5 साल हो चुके हैं। सरकार की अशोक गहलोत जी की जो नूरा किस्ती चल रही है आपसी संगठन में, उसका परिणाम राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आश्चर्य की बात है कि जिस मेवाड़ की धरती पर आपने अपने चिंतन शिविर का 3 दिन का आयोजन किया, मैं रणदीप सुरजेवाला जी को सुन रहा था, कितनी कच्ची तैयारी के साथ या बिना तैयारी के साथ वो लोग मंच पर आकर बोलते हैं। कांग्रेस के जो आजकल मुख्य प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है, 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। तो मैंने ये पूछना चाहता हूँ कि ये 105 रुपए तो हमारा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में तो 121 रुपए लीटर पेट्रोल है। जल्दी से तो आप कहां से देखकर आए हुए आंकड़े? दूसरी बात उन्होंने कहा, एक मिनट में जल्दी उन्होंने कहा कि राजस्थान में, उन्होंने कहा किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देश में पहली बार किसान को लगभग 28 से 30 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है उसका, जो उसकी उपज का 3 गुना है। जो 32 रुपए मिल रहा है जो उपज का 2.5 गुना है। आप देखिए सरसों जो राजस्थानी क्रॉप है उसमें 7,500 रुपए 7,000 रुपए का भाव मिल रहा है, कपास 12,000 का मिल रहा है। तो इतनी ऐसी तैयारी के साथ में कौन से आपने श्रीलंका के किसानों की स्थिति के आधार पर बोला, पाकिस्तान के किसानों की स्थिति के आधार पर बोला, कि अफगानिस्तान किसानों की स्थिति के आधार पर बोला? आपके पास में आंकड़ा ही नहीं है। एक कैसेट है जो आप लगातार उसको बोलते रहते हैं, आप उसको चेक ही नहीं करते। जब कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला जो राहुल गांधी के विश्वसनीय सहयोगी है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के फर्जी आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो आश्चर्य होता है कि इस पार्टी का आगे क्या होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ज्योति आपसे, ज्योति एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर शैलेंद्र जी के बाद मैं अब लास्ट कमेंट लूंगी। ज्योति, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ, नेतृत्व क्लियर है आपके यहाँ? नेतृत्व क्या अगला राहुल गांधी के नेतृत्व में ही उतर रहे हैं आप लोग चुनाव में, ये क्लियर है या प्रियंका गांधी को देंगे आप?
राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? सवाल ये पूछना बनेगा। अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में आपके सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर होकर के लावणी सामने जी होगा ये, अध्यक्ष के चुनाव में लावणी सिर्फ जी राहुल होगा ये, गांधी नहीं होगा बाहर आएंगे निकला राहुल। या फिर चुनाव में कुछ और लोगों को भी सामने आने का अधिकार है? ज्योति जी, और चेहरों को सामने, अध्यक्ष पद के चुनाव में और चेहरों को सामने आने का अधिकार होगा। और उसके पहले के जो लावणी हालात जी, थे, आप वो ज्योति जी हालात को में बता दीजिए, आने वाले समय पर होगा ये कि खोदा पहाड़ निकला राहुल। देखिए, भारतीय दो जनता सवाल पार्टी के पूछा, लेकिन पिछले ज्योति जी 20 आप साल सवाल से का सोनिया जवाब गांधी नहीं दे। कांग्रेस की अध्यक्ष है। शैलेंद्र फेल हो दुबे, गया था। शैलेंद्र दुबे, आपसे आपकी बीजेपी के कमेंट साथ है। राष्ट्रीय मैंने देखिए बार-बार ज्योति जी से पूछा कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे तो सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा होगा या दूसरों को भी अधिकार होगा, तो उन्होंने मेरे सवाल पर ही ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानती है अंदर ही अंदर कि क्या होना है। शैलेंद्र दुबे जी। जी देखिए लावनी जी, ऐसा है जैसे मैंने पहले ही कहा केवल लावनी कि जी 3 वर्ष निकल चुके हैं, अभी तक जो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। और एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं, 1999 से लेकर अगर 1 वर्ष अगर आप निकाल दीजिए राहुल गांधी जी का, तो लगातार सोनिया गांधी जी अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जो है कार्यरत हैं उस पद पर। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है। और अभी जो 2 चुनाव आ रहे हैं आपके गुजरात में और आपके हिमाचल में, जी। मान लीजिए आप किसी प्रदेश में चुनाव हारते भी हैं तो ऐसी स्थिति में हारिए कि अच्छी फाइट दीजिए, क्योंकि आप लगातार एक अच्छी फाइट देने के लिए एक अच्छा आधार, मजबूत आधार जरूरी होता है। समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। ज्योति जी, हम जुड़ते रहेंगे। और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी हमारे साथ, क्योंकि आप दोनों ही हमारे साथ पहली बार जुड़े थे, राजस्थान से जुड़े थे, मुझे पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों से हम लोग मिलते रहेंगे। शालिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। कुल मिलाकर अगर देखें, आलोक भी हमारे साथ है, आलोक को भी थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम रिवाइव कर लेंगे, हमने वो रणनीति बना ली है, लेकिन वो रणनीति जो बनाई गई है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों को देने की कोशिश हो रही है, क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले लोगों के बीच में भी समन्वय स्थापित है? यह ऐसे समय में कहना पड़ रहा है जब कई ऐसे चेहरे हैं जो असंतोष के कारण पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। तो जब पार्टी में ही असंतोष है तो फिर यह चिंतन शिविर क्या पूरा माना जाएगा? चिंतन इस पर भी करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।